हेलो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी तैयारी एचएस प्रीलिम्स की। तो आपको पता है हम एचएस के पीवाईक्यू देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। पॉलिटी के हमने कर लिए हैं और अब हम मध्यकालीन भारत के कर रहे हैं, है ना। कल हमने 2021 के किए थे, तो आज हम 2019 के देखेंगे, है ना। और आपको पता है कि हम साथ में पिछले पीवाईक्यू देख के चलते हैं। जैसे आज 2019 के कर रहे हैं, तो कल हमने 2021 के किए थे, तो हम उनसे 2-3 क्वेश्चन भी देखते हैं, है ना, ताकि पिछला हमें याद रहे। तो चलो फिर से देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप पता चलेगा कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे बताइए कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य का नाम क्या था। ठीक है, ऑप्शन दे देती हूँ, आप समझ जाएंगे आंसर उसका। ऑप्शन है, एक तो नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, आसान है ना वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था। ठीक है, 2 ऑप्शन देती हूँ, चौहान वंश या तोमर वंश। ठीक है, देखो पीवाईक्यू आए हुए हैं तो याद तो करने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो चलो आज हम 2019 के देखते हैं। इनके आंसर आपको पिछली वीडियो में मिलेंगे या आपको इनके आंसर आते भी होंगे। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक पर जीवनी संबंधी जानकारी किस प्रमुख स्रोत से उपलब्ध है। तो आंसर है जन्म साखियाँ। ठीक है, जन्म साखियाँ क्या है, ये आत्मकथाएं है ना गुरु नानक जी की। तो इसका आंसर जन्म साखियाँ। फिर हमें बाकी 3 ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है अब नेक्स्ट टाइम इनसे क्वेश्चन आ जाए ना कि आदि ग्रंथ क्या है, दशम ग्रंथ क्या है। तो आदि ग्रंथ क्या है, आदि ग्रंथ में हमारे गुरुओं के उपदेश हैं। ठीक है, गुरुबाणी है, और ये अर्जुन देव थे जो हमारे 5वें गुरु थे, सिख गुरु। उन्होंने 1604 ईस्वी में इसको संकलित किया था, है ना, पहला फैक्ट। दूसरा कि जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद जी, उन्होंने आदि ग्रंथ को सिखों का हमेशा के लिए गुरु बना दिया था, शाश्वत गुरु, कि आगे जो मार्गदर्शन करेंगे सिखों का वो आदि ग्रंथ करेगा। ठीक है, कोई और गुरु नहीं होगा, आदि ग्रंथ ही गुरु माने जाएंगे। ठीक है, फिर दशम ग्रंथ, दशम ग्रंथ के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। इसमें गुरु गोविंद जी की ही पवित्र वाणी और रचनाओं का संग्रह है। ठीक है, और ज्ञान रत्नावली, ज्ञान रत्नावली के बारे में आप पता कीजिए। ठीक है, गूगल सर्च कीजिए, मैंने ये 3 बता दिए हैं। ज्ञान रत्नावली के बारे में आप सर्च कीजिए। ठीक है, फिर है सूची मिलान, निजामुद्दीन औलिया, बायजीद अंसारी, शाह मोहम्मद गौस और नूरुद्दीन नूरानी। मुझे सिर्फ एक निजामुद्दीन औलिया का पता था, बाकी 3 का मुझे नहीं पता था। और जो ऑप्शन ऐसे सेट किए गए थे कि हम आंसर तक पहुंच जा रहे थे, क्योंकि हमें इसका पता था ना, निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के आध्यात्मिक उपदेशक, बस इतना करते ही हम आंसर तक पहुंच जा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमें ये 3 भी देखने पड़ेंगे। बायजीद अंसारी कौन थे, ये रोशनी आदेश के संस्थापक। शाह मोहम्मद गौस तानसेन के आध्यात्मिक और संगीत संबंधी उपदेशक। तानसेन किसके दरबार में थे बताइएगा। नूरुद्दीन नूरानी कश्मीर में ऋषि ऑर्डर की स्थापना। बहुत चांसेस हैं कि इन तीनों से संबंधित क्वेश्चन आए, पूछ सकता है कि तानसेन का आध्यात्मिक और संगीत संबंधी उपदेशक कौन थे। ठीक है, या फिर नूरुद्दीन नूरानी के बारे में 2-3 फैक्ट पूछ लें, बहुत चांसेस है, क्योंकि उसे पता है कि निजामुद्दीन औलिया के बारे में सबको पता है। निजामुद्दीन औलिया पिछले 3-4 ईयर्स के पीवाईक्यू में आ चुका है। ठीक है, तो अब ये इन तीनों से पूछ सकता है भाई। फिर है थर्ड क्वेश्चन, चोल राज्य में ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया था।
देखो आंसर मैंने दे रखे हैं, लेकिन आप ईमानदारी से देख सोचना कि आपको आता था या नहीं आता था, ठीक है। तो उर उर क्या थी भाई? उर थी बहुत आम लोगों की सभा, ठीक है। आम लोग इकट्ठे होते थे तो उसे उर बोला जाता था। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको नाडू, नत्तर और सभा के बारे में पता है? नाडू क्या था? जिला, है ना, चोल काल में जिले को बोला जाता था। नत्तर किसको बोला जाता था? जब जिले के लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक सभा बनाते थे तो उसको नत्तर बोला जाता था। कई जगह नत्तर मिलेगा, कहीं जगह नट्टार मिलेगा, ठीक है। फिर सभा, सभा क्या थी? जो हमारे वरिष्ठ ब्राह्मण जब इकट्ठा होते थे तो उसको सभा बोली जाती थी। और इसका दूसरा नाम क्या था? अग्रहार। बहुत इंपॉर्टेंट है अग्रहार। देखो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगर आपने चोल साम्राज्य के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो आप पढ़िए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा चोल से तो, ठीक है। पता चल गया? उर का मतलब, सभा का मतलब, नत्तर का मतलब, नाडू का मतलब, ठीक है। देखो हमने चोल मंदिर के बारे में पढ़ा था ना, वृद्धेश्वर मंदिर राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था 1010 ईस्वी में, है ना। आ चुका है ना इसके बारे में। तो इसका मतलब है कि चोल राज्य के बारे में जो भी फैक्ट हैं, चोल कला के बारे में, चोल प्रशासन के बारे में, है ना, वो सब याद होने ज़रूरी हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर सूची मिलान ये पूछ रखा था कि कौन किस वंश से संबंधित है, ठीक है। तो राजेंद्र चोल वंश से, पढ़े होंगे ना, जैसे कि मान लो पल्लव वंश है या राष्ट्रकूट वंश है, इनके संबंधित 4-5 राजाओं के नाम जो फेमस थे, जो प्रभावशाली थे, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उनकी उपलब्धियों के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने कौन कौन सी राजधानी बनाई उनके बारे में पता होना चाहिए। उन्हें कौन कौन से मंदिर बनवाए वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। किसने किसको हराया ये हमें पता होना चाहिए। तो बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजेंद्र ये चोल वंश से संबंधित थे और इन्होंने ना गंगई कोंड चोलपुरम नाम की एक नई राजधानी बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि उन्होंने अपना जो विस्तार है राज्य का वो उत्तरी भारत तक कर लिया था, मतलब गंगा के मैदान तक भी कर लिया था इन्होंने। तो उसकी खुशी मनाने के लिए इन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम नाम की एक नई राजधानी बनाई थी, ठीक है। फिर है महेंद्र वर्मन, ये पल्लव वंश से थे। इन्होंने भी बहुत मंदिर बनवाए मामल्लपुरम में, शिव से संबंधित थे वो मंदिर, भगवान शिव से, ठीक है। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश से, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? कौन थे इनके संस्थापक, इस वंश के संस्थापक? और जो अमोघ वर्ष ने जो राजधानी स्थापित की थी वो कौन सी थी? हम्पी थी, मान्यखेज थी, ठीक है, कौन सी थी? और विष्णुवर्धन होयसेल वंश से, ठीक है। देखो मैं तो अपना काम करती जा रही हूँ, मैं इनके बारे में 4-5 फैक्ट और भी पढ़ती जा रही हूँ, साथ साथ अपनी जो मैंने नोटबुक में इनसे संबंधित जो कुछ भी लिख रखा है मैं उसको बार बार रिवाइज कर रही हूँ। आप देखना कि आप भी ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपको यहाँ से जो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आप उसको गूगल सर्च कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये आपका काम है। मेरा सर्च किया मुझे काम आएगा, आपको नहीं आएगा। मैं कुछ सर्च करूँगी वो मेरे दिमाग में बैठेगा, ज़रूरी नहीं आपके दिमाग में बैठे। आपके दिमाग में वही बैठेगा जो आप सर्च करोगे। यहाँ से आपको हिंट मिल रहा है कि हमें चीज़ें कैसे पढ़नी है, कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन विद्वान कौन थे जिन्हें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा परामर्श और सम्मान दिया गया था? जिन प्रभा सूरी।
ये मैंने यूपीएससी में भी देखा है ये क्वेश्चन, और एचसीएस में भी आया हुआ है, और बाकी बाकी और स्टेट पीसीएस में भी ज़रूर आया होगा इनसे संबंधित प्रश्न। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2019 के मध्यकालीन भारत के ये थे। बाकी एक दो क्वेश्चन और थे जिसमें पूछ रखा था कि महजर की घोषणा कब हुई, इबादत खाना की स्थापना कब हुई, दहसाला प्रणाली क्या थी। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में आपको पता होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखे वो क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पता है वो फिर से जाके देखना। तो आज के प्रश्न यही थे, ठीक है। आप ज़रूर देखना कि फिर से सोचना कि अमोघ वर्ष किस वंश के थे, ठीक है। इन्होंने इनकी राजधानी का नाम क्या था, कौन सी राजधानी इन्होंने स्थापित की थी, मामल्लपुरम क्यों प्रसिद्ध था, और चोल राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। चोल कला बहुत इम्पोर्टेंट है। सिख गुरुओं के बारे में आपको पढ़ना है ना। अगर आपने अभी तक सिख गुरुओं के बारे में नहीं पढ़ा है तो आज आप पढ़ सकते हैं ना, कि आपको ये तो पता चला कि अरे मुझे तो दशम ग्रंथ आदि ग्रंथ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आपको इतना समझ आ गया कि आपको सिख धर्म के बारे में पढ़ना है, पता चल गया ना यहाँ से। हमें जैसे ये आपको सूफ़ी संतों के बारे में नहीं पता, तो आपको अब समझ आया कि सूफ़ी संतों के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। PYQ करेंगे ना तो आपका कोई टॉपिक मिस नहीं होगा। चलो आज के लिए इतना ही। हम वीडियो छोटी रखते हैं ताकि आप उसकी बार बार रिवीजन कर सकें। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए।